अस्वीकरण। ये YouTube चैनल केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए समाचार, शैक्षिक सामग्री और टिप्पणी प्रदान करता है। यह प्रस्तुत जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों, समाचार रिपोर्टों और प्रासंगिक विषयों की हमारी समझ पर आधारित है। हालांकि हम सटीकता और निष्पक्षता के लिए प्रयास करते हैं, हम प्रदान की गई किसी भी जानकारी की पूर्णता या पूर्ण शुद्धता की गारंटी नहीं देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है कि कैसे पश्चिमी लोगों ने हमारे भारतीय आविष्कार की नकल की और उसे अपना आविष्कार होने का दावा किया। और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको विमानन इतिहास के बारे में आपके द्वारा जानी गई हर बात पर प्रश्न चिन्ह लगाने पर मजबूर कर देगी। हम बात कर रहे हैं शिवकर बापूजी तलपड़े की, जो एक गुमनाम नायक, एक सच्चे अग्रदूत और राइट बंधुओं से बहुत पहले एक मानव रहित विमान बनाने और उड़ाने की उनकी कथित उपलब्धि थी। हेलो सब लोग, चैनल पर वापस आने पर आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसी कहानी को उजागर करने जा रहे हैं जो दशकों से रहस्य और विवाद में डूबी हुई है। आपने शायद राइट बंधुओं के बारे में सुना होगा, है ना? संचालित उड़ान के स्वीकृत जनक। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक भारतीय विद्वान और वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपड़े। शिवकर बापूजी तलपड़े वैदिक साहित्य के विद्वान थे, जिनका जन्म 1864 में मुंबई में हुआ था। उन्हें प्राचीन भारतीय ग्रंथों में गहरी रुचि थी, खासकर वैमानिक शास्त्र में, जो बृहद विमान शास्त्र का एक भाग है, जिसमें विमान नामक उड़ने वाली मशीनों के निर्माण और संचालन का वर्णन है। अब ये ग्रंथ यह एक अलग ही विषय है, लेकिन आज के लिए हम तलपड़े द्वारा इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वृतांतों के अनुसार राइट बंधुओं की प्रसिद्ध उड़ान से 8 साल पहले 1895 में मुंबई के चौपाटी बीच पर तलपड़े ने अपनी पत्नी शिवपुरी और अपने गुरु पंडित सुब्बाराय शास्त्री की मदद से मारुतसखा नामक एक मानव रहित विमान को सफलतापूर्वक उड़ाया था। मारुतसखा नाम का अर्थ ही हवा का दोस्त है। अब यहाँ से ये दिलचस्प हो जाता है। कथित तौर पर पारा भंवर इंजन द्वारा संचालित मारुतसखा दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले लगभग 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ गया था। कहा जाता है कि बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय सहित गवाह मौजूद थे। यह कोई नहीं था, यह एक सार्वजनिक प्रदर्शन था। हालांकि इसमें एक पेंच है। ठोस अकाट्य दस्तावेजों का घोर अभाव है। कोई फोटो नहीं, कोई विस्तृत इंजीनियरिंग चित्र नहीं, और एकमात्र वास्तविक साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी खातों और बाद के लेखन से आता है। इसने कई इतिहासकारों, खासतौर पर पश्चिमी देशों में, को इन दावों को लोककथा या अतिशयोक्ति के रूप में खारिज करने के लिए प्रेरित किया है। अब समय रेखा के बारे में बात करते हैं। तलपड़े की कथित उड़ान 1895 में हुई थी। राइट बंधुओं की पहली सफल उड़ान 1903 में हुई थी। यह 8 साल का अंतर है। तो सवाल यह है कि तलपड़े का नाम घर घर में क्यों नहीं जाना जाता? यहीं से कहानी थोड़ी धुंधली और स्पष्ट रूप से निराशाजनक हो जाती है। ऐसे आरोप हैं कि पश्चिमी वैज्ञानिक, खास तौर पर शुरुआती विमानन अनुसंधान में शामिल लोग, तलपड़े के काम से अवगत थे। यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने इसे खारिज कर दिया या इससे भी बदतर, अपने स्वयं के शोध के लिए इसके कुछ हिस्सों को अपना लिया। इसके बारे में सोचें। औपनिवेशिक संदर्भ में, जहां भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, एक भारतीय वैज्ञानिक द्वारा ऐसी उपलब्धि हासिल करने के विचार को संदेह के साथ देखा गया, यदि पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया। एक सिद्धांत है कि तलपड़े द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक को पश्चिमी मानकों द्वारा आदिम माना जाता था, क्योंकि यह पारा भंवर इंजन और प्राचीन वैदिक सिद्धांतों पर निर्भर थी, जिन्हें उस समय वैज्ञानिक समुदाय द्वारा समझा या स्वीकार नहीं किया गया था। जो कथा गढ़ी गई है वो ये है कि पूर्वी रहस्यवाद वैज्ञानिक नहीं है। ये देखना आसान है कि कैसे एक संस्कृति जिसे उन्नत के रूप में नहीं देखा गया था, उसके नवाचारों को खारिज कर दिया जा सकता है। ये किसी राष्ट्रवादी एजेंडे को बढ़ावा देने या राइट बंधुओं के योगदान को खारिज करने के बारे में नहीं है। उनकी उपलब्धियां निर्विवाद हैं, लेकिन यह इस संभावना को स्वीकार करने के बारे में है कि इतिहास को एक निश्चित पूर्वाग्रह के साथ लिखा गया हो सकता है। ये श्रेय देने के बारे में है जहां श्रेय दिया जा सकता है, भले ही सबूत परिस्थितिजन्य हो। तलपड़े के बारे में जो वास्तव में आकर्षक है वो वैमानिक शास्त्र से संभावित संबंध है। अगर उन ग्रंथों में वाकई उड़ान तकनीक का सटीक वर्णन है, तो हम वैज्ञानिक ज्ञान के उस स्तर की बात कर रहे हैं जो आधुनिक विमानन से सदियों पहले का है। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें रातों रात इतिहास की किताबें फिर से लिख देनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि खुले दिमाग से काम लेना, इन वैकल्पिक कथाओं का पता लगाना और उन प्रमुख कथाओं पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है जो हमें सिखाई गई हैं। प्रतिभा, नवाचार और दुर्भाग्य से ऐतिहासिक अन्याय की कहानी। हम अविश्वसनीय जगदीश चंद्र बोस के बारे में बात कर रहे हैं और कैसे उन्होंने मूल रूप से वायरलेस संचार के लिए आधार तैयार किया, और हाँ,
यहाँ तक कि आज हम जिसे बिजली कहते हैं उसके कुछ हिस्सों के लिए भी। अब जब आप रेडियो और वायरलेस तकनीक के अग्रदूतों के बारे में सोचते हैं तो मार्कोनी जैसे नाम आमतौर पर सामने आते हैं, है ना? लेकिन अपनी टोपी पकड़ें, क्योंकि असली कहानी कहीं अधिक जटिल है और स्पष्ट रूप से बहुत अधिक आकर्षक है। जगदीश चंद्र बोस या जेसी बोस एक भारतीय भौतिक विज्ञानी, जीव विज्ञानी, वनस्पति शास्त्री, पुरातत्वविद और एक सच्चे बहुश्रुत थे। उनका जन्म 1858 में हुआ था, हमारे आधुनिक गैजेट के युग से बहुत पहले। वो अपने समय से बहुत आगे के व्यक्ति थे और विज्ञान में उनका योगदान स्पष्ट रूप से चौंका देने वाला है। तो वो वायरलेस संचार पर कैसे पहुंचे, या बल्कि इसका आविष्कार कैसे किया? खैर, ये सब माइक्रोवेव के साथ उनके प्रयोगों से शुरू हुआ। हाँ, माइक्रोवेव। 1890 के दशक के अंत में बोस विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने और उनका पता लगाने पर काम कर रहे थे, विशेष रूप से मिलीमीटर तरंगदैर्घ्य रेंज में, जो अनिवार्य रूप से माइक्रोवेव हैं। उन्होंने कोहेरर नामक एक उपकरण बनाया जो इन तरंगों का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक था। अब ये कोहेरर कोई साधारण उपकरण नहीं था, यह अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील था, जो महत्वपूर्ण दूरी पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का पता लगाने में सक्षम था। उन्होंने 1895 में कलकत्ता में एक सार्वजनिक व्याख्यान में इसका प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने न केवल इन तरंगों को उत्पन्न किया, बल्कि उनका उपयोग दूर से बारूद विस्फोट को ट्रिगर करने और घंटी बजाने के लिए भी किया। कल्पना कीजिए, 19वीं सदी के अंत में वायरलेस तरीके से विस्फोट को ट्रिगर करना। ये किसी विज्ञान फिल्म की तरह है। उन्होंने अपने निष्कर्षों को वैज्ञानिक पत्रिकाओं में भी प्रकाशित किया, जिसमें 1895 में डबल रिफ्रैक्टिव क्रिस्टल द्वारा विद्युत किरणों के ध्रुवीकरण पर शीर्षक वाला एक पेपर भी शामिल था। वे मार्कोनी के प्रसिद्ध प्रदर्शनों से कई साल पहले वायरलेस संचार का प्रदर्शन कर रहे थे। अब यहाँ कहानी कुछ अलग मोड़ लेती है। बोस एक सच्चे वैज्ञानिक होने के नाते व्यावसायिक लाभ की तुलना में ज्ञान की खोज में अधिक रुचि रखते थे। उन्होंने अपने आविष्कारों का पेटेंट नहीं कराया। उनका मानना था कि उनकी खोजों को दुनिया के साथ स्वतंत्र रूप से साझा किया जाना चाहिए, और दुर्भाग्य से इस उदारता का फायदा उठाया गया। मार्कोनी सहित पश्चिमी वैज्ञानिकों ने बोस के काम पर ध्यान दिया। उन्होंने उनके निष्कर्षों पर काम किया, तकनीक को परिष्कृत किया और फिर महत्वपूर्ण रूप से इसे पेटेंट कराया। विशेष रूप से मार्कोनी को अक्सर रेडियो का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्होंने बोस द्वारा रखी गई नींव पर काम किया। यहाँ तक कि इस बात के भी विवरण है कि कैसे मार्कोनी के उपकरण बोस के उपकरणों की नकल करते थे। वायरलेस संचार के लिए बहुत सी आधारभूत तकनीक सीधे बोस के प्रकाशित कार्यों से ली गई थी। ये बौद्धिक चोरी का एक क्लासिक मामला है। दुख की बात है, बोस अपने अभूतपूर्व काम के बावजूद दरकिनार कर दिए गए। उनके योगदान को पश्चिमी वैज्ञानिक प्रतिष्ठान द्वारा बड़े पैमाने पर अनदेखा किया गया। अब मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। कल्पना कीजिए, जेसी बोस कलकत्ता में अपनी प्रयोगशाला में अपने जटिल उपकरणों से घिरे हुए, हवा में उनके प्रयोगों की ऊर्जा से चिंगारी निकल रही है। वो अपने कोहेरर को सावधानीपूर्वक समायोजित कर रहा है, इन अदृश्य तरंगों की प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहा है। वो इस तकनीक की क्षमता, इसकी विशुद्ध शक्ति को देखता है, लेकिन उसका दृष्टिकोण साझा ज्ञान, मानवता को आगे बढ़ाने का है। फिर कल्पना कीजिए कि पश्चिमी वैज्ञानिक उसके शोधपत्र पढ़ रहे हैं, उसके प्रयोगों की नकल कर रहे हैं और फिर पेटेंट कार्यालय की ओर भाग रहे हैं। व्यावसायिक लाभ की दौड़, मान्यता की इच्छा, सहयोगी वैज्ञानिक खोज की भावना को दबा रही है। यह एक दुखद कहानी है। बोस की प्रतिभा को नकारा नहीं जा सकता, उनका योगदान अतुलनीय है, लेकिन उनकी कहानी विज्ञान की दुनिया में मौजूद व्यवस्थागत पूर्वाग्रहों की याद दिलाती है, और दुख की बात है कि कभी कभी आज भी मौजूद है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे गैर पश्चिमी पृष्ठभूमि के वैज्ञानिकों के योगदान को अक्सर अनदेखा किया जाता था या उनका दुरुपयोग किया जाता था। हालांकि हाल के वर्षों में बोस के काम को मान्यता मिल रही है। वैज्ञानिक और इतिहासकार उनके योगदान का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, वायरलेस संचार के विकास में उनकी अग्रणी भूमिका को स्वीकार कर रहे हैं। उनके काम का अब जश्न मनाया जा रहा है और उनकी विरासत को आखिरकार वो मान्यता मिल रही है जिसके वे हकदार हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपना फोन इस्तेमाल करें, रेडियो सुने या वाईफाई से कनेक्ट हो, तो जगदीश चंद्र बोस का नाम याद रखें। उस व्यक्ति को याद करें जिसने 19वीं सदी के अंत में उस वायरलेस दुनिया की नींव रखी जिसमें हम आज रहते हैं। उन्होंने सिर्फ बिजली का एक टुकड़ा ही नहीं खोजा, बल्कि उन्होंने बिना तारों के उसे प्रसारित करने के तरीकों में भी महारत हासिल कर ली, और यही वो चीज़ है जिसने दुनिया को बदल दिया है जैसा कि हम जानते हैं।
हम ऐसी किसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद वैज्ञानिक इतिहास की आपकी समझ को पूरी तरह बदल दे। हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात कर रहे हैं, और नहीं, हम न्यूटन से शुरू नहीं कर रहे हैं। हम प्राचीन भारत और ब्रह्मगुप्त द्वितीय नामक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के बहुत पीछे जा रहे हैं। अब जब आप गुरुत्वाकर्षण सुनते हैं तो आप शायद न्यूटन के सिर पर सेब गिरने की कल्पना करते हैं, है ना? यही कहानी हम सभी को सुनाई गई है। लेकिन बात यह है, न्यूटन से सदियों पहले 7वीं शताब्दी ई में ब्रह्मगुप्त द्वितीय, एक भारतीय खगोलशास्त्री और गणितज्ञ, पहले से ही अपने मौलिक कार्य ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण का वर्णन कर रहे थे। ये केवल कुछ अस्पष्ट दार्शनिक चिंतन नहीं था। ब्रह्मगुप्त ने वास्तव में गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा के बारे में एक आकर्षक बल के रूप में लिखा था। उन्होंने कहा कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी की प्रकृति वस्तुओं को आकर्षित करना है। ठीक वैसे ही जैसे पानी का स्वभाव बहता है, इसे एक पल के लिए समझ लें। उन्होंने समझा कि पृथ्वी में एक अंतर्निहित शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। यह एक महत्वपूर्ण समझ है जो न्यूटन से 1000 साल से भी पहले की है। अब कहानी से थोड़ा विराम लेते हैं। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मगुप्त अपने स्क्रॉल और खगोलीय उपकरणों से घिरे हुए हैं और रात के आसमान को देख रहे हैं। वो आकाशीय पिंडों, ग्रहों की चाल और वस्तुओं के जमीन पर गिरने के तरीके को देखता है। वो सिर्फ निष्क्रिय रूप से नहीं देख रहा है, वो सक्रिय रूप से अंतर्निहित सिद्धांतों को समझने की कोशिश कर रहा है। वो इन घटनाओं को नियंत्रित करने वाली एकीकृत शक्ति को खोजने की कोशिश कर रहा है। वो मानता है कि जिस तरह पानी नीचे की ओर बहता है, उसी तरह वस्तुएं पृथ्वी की ओर खींची चली आती हैं। उसके पास आज के आधुनिक गणितीय उपकरण नहीं है, लेकिन वह तर्क, अवलोकन और प्राकृतिक दुनिया की गहन समझ का उपयोग कर रहा है। और वो इसे लिखता है। वो अपने निष्कर्षों को ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में दर्ज करता है, एक ऐसा काम जिसका भारतीय गणित और खगोल विज्ञान पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये ज्ञान पश्चिम तक कैसे पहुंचा? खैर, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से ब्रह्मगुप्त के काम सहित भारतीय गणितीय और खगोलीय ग्रंथ मध्य पूर्व तक पहुंच गए। अल ख्वारिज़मी और अल बिरूनी जैसे अरब विद्वानों ने इन विचारों का अनुवाद किया और उन पर काम किया। ये अनुवाद अंततः मध्यकाल के दौरान यूरोप पहुंच गए, और यहीं से समस्या शुरू होती है। पश्चिमी विद्वानों ने अक्सर बिना उचित श्रेय दिए इन भारतीय अवधारणाओं को अपने काम में शामिल कर लिया। उन्होंने इन खोजों को अपना होने का दावा किया, जिससे ब्रह्मगुप्त और अन्य भारतीय गणितज्ञों के योगदान को प्रभावी रूप से मिटा दिया गया। बेशक न्यूटन विज्ञान के इतिहास में एक दिग्गज हैं। गुरुत्वाकर्षण पर उनका काम अभूतपूर्व था, और उन्होंने इसका वर्णन करने के लिए गणितीय रूपरेखा विकसित की। लेकिन यह सुझाव देना कि गुरुत्वाकर्षण की कल्पना करने वाले वे पहले व्यक्ति थे, बिल्कुल सटीक नहीं है। भारत में सदियों पहले इसकी नींव रखी गई थी। यह न्यूटन की उपलब्धियों को कम करने के बारे में नहीं है। ये श्रेय देने के बारे में है जहां श्रेय देना चाहिए। ये ब्रह्मगुप्त जैसे प्रतिभाशाली दिमाग के योगदान को पहचानने के बारे में है, जिनकी अंतर्दृष्टि ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए महत्वपूर्ण थी। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक फुटनोट नहीं है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गैर पश्चिमी संस्कृतियों के योगदान को पहचानने के महत्व की याद दिलाता है। ये याद दिलाता है कि ज्ञान अनगिनत व्यक्तियों के काम पर आधारित है, अक्सर विशाल दूरी और सदियों में। इसलिए अगली बार जब आप गुरुत्वाकर्षण के बारे में सोचें, तो ब्रह्मगुप्त द्वितीय को याद करें। उस प्राचीन भारतीय विद्वान को याद करें जिसने न्यूटन से सदियों पहले ये समझ लिया था कि पृथ्वी में एक आकर्षक बल है। उस कहानी को याद करें कि कैसे ज्ञान यात्रा कर सकता है, बदल सकता है, और कभी कभी दुर्भाग्य से उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही सभी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और इस तरह की और सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। और नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करना न भूलें।